हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं। हमने आप सभी के आधार को बेस को मजबूत करने के लिए एक जीके संजीवनी सीरीज को शुरू किया। क्रमबद्ध रूप से हम इस चैनल पर आप सभी के इतिहास को या इतिहास के कंटेंट को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारा मूल उद्देश्य याद करना है, ना कि अलग प्रकार से नोट्स बना लेना या चीजों को पढ़ा देना। पढ़ाना लिखना कुछ काम का नहीं है, केवल और केवल एक ही चीज काम आती है और वो है याद करना। इसी क्रम में मैं आपको उस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करके बता रहा हूं ताकि आसानी से याद कर सकें। आज हम मुगल काल के साहित्य और कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम जो मुगल कालीन साहित्य और कला की मूल बातें हैं जो अभी तक हमने नहीं की है वो अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। वैसे बहुत सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी, जैसे औरंगजेब नक्कारा बजाता था, जहांगीर चित्रकार था, ये बातें हम पहले कर चुके हैं। लाल किले का निर्माण कब हुआ या किसने बनाया, ये सब हम कर चुके हैं। उसके अलावा मुझे जो फैक्ट है उसमें इंपॉर्टेंट लगे वो मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे पहली ही बात मुझे गारंटी है कि किसी को याद नहीं होगी, पारसी प्रकाश ये क्या है। जैसे वर्तमान में डिक्शनरी चलती है, डिक्शनरी चल हम पढ़ते हैं ना, जिसमें हिंदी के शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं या इंग्लिश के शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, उसे शब्दकोश या डिक्शनरी कहा जाता है। तो वैसे ही फारसी संस्कृत शब्दकोश बनाया गया था जो कि मुगल काल में बना और अकबर के जमाने में बना। अकबर के जमाने में फारसी प्रकाश नाम से, क्या है ये फारसी प्रकाश? फारसी प्रकाश जो है वो पारसी प्रकाश है, फारसी नहीं, पारसी प्रकाश नाम से एक शब्दकोश या डिक्शनरी बनाई गई जो संस्कृत से फारसी और फारसी से संस्कृत ट्रांसलेशन देती थी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुगल जो थे उनकी राजभाषा फारसी थी या उनके जमाने में फारसी भाषा चलती थी, क्योंकि फारस की खाड़ी में उद्भव होने वाली जाति थी, इसलिए फारसी भाषा बोलते थे। उन्होंने अपनी ही भाषा को फैलाया। ये जो आज मुस्लिम वर्ग के लोग उर्दू भाषा यूज करते हैं, उस जमाने में उर्दू हुआ ही नहीं करती थी, धीरे धीरे जन्म ले रही थी। तो उर्दू एक मिश्रित भाषा है जिसमें फारसी अरबी के शब्दों के साथ साथ हिंदी के शब्दों का भी उपयोग हुआ। बाद में पढ़ेंगे उस बात को। रस गंगाधर और गंगा लहरी, अब यहाँ गंगा लहरी जमुना लहरी पे मत जाना। रस गंगाधर और गंगा लहरी ये दोनों किताबें जगन्नाथ पंडित नामक एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। और ये जगन्नाथ पंडित कोई ऐसा आम व्यक्ति नहीं था, नहीं तो इसकी किताब में पढ़ाता ही नहीं। ये राजकवि हुआ करता था शाहजहां के जमाने में। शाहजहां का राजकवि कौन था? ये अभी अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ 6-8 महीने पहले हुई एक एग्जाम में, मेरे दिमाग में पड़ा हुआ था इसलिए मैं इसे आपको बता रहा हूं कि शाहजहां का राजकवि था जगन्नाथ पंडित। क्या नाम है? जगन्नाथ पंडित। और उस जगन्नाथ पंडित नामक कवि ने, लेखक ने गंगा लहरी और रस गंगाधर नाम की 2 किताबें लिखी। क्योंकि जगन्नाथ था तो गंगा गंगा 2 बार उसने लिखी, गंगा लहरी, और गंगा के साथ आगे लगा दिया रस गंगाधर। याद रख लेना दोनों बातें। देखो पारसी, तो पारसी प्रकाश जो है ना, फारसी प्रकाश मत करना, ये फारसी प्रकाश का फारसी को संस्कृत में बदलने वाला शब्दकोश था। तो फारसी का ये प ले लिया और ये आखिरी का पर और ये स, तो फारसी को संस्कृत में बदलने वाला शब्दकोश, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। रस गंगाधर में ये गंगा शब्द निकाल लिया और ये गंगा, गंगा पूरे जग को जीवन देती है तो जगन्नाथ पंडित हो जाता है। और गंगा के किनारे आरती भी पंडित लोग ही करते हैं, वैसे भी याद हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। मुगल काल हिंदी कविता का स्वर्ण युग था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल जो था वो हिंदी साहित्य का, हिंदी काव्य के लिए, हिंदी कविता के लिए स्वर्ण युग था। कैसे था? क्योंकि उसी जमाने में तो प्रमुख विद्वान तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, अब्दुल रहीम खान खाना हुए, रस खान हुए। चारों ऐसे लोग थे जिन्होंने इतने अच्छे काव्य की रचना की, जैसे रामचरितमानस की रचना हुई तुलसीदास द्वारा,
फिर सुर सागर, सुर साहित्य, सुर सागर, सुर सारावली, ऐसी सुर शब्द से 3 किताबें हैं, तीनों याद रख लेना। सुर सागर, सुर साहित्य और साहित्य लहरी, ऐसी किताबें जो हैं तो सूरदास द्वारा लिखी गई। और रस खान ने प्रेम वाटिका नाम की किताबें लिखी। और इन सभी किताबों में भले ही वो जो अब्दुल रहीम खान खाना है वो क्यों ना हो, इन सब ने राम और कृष्ण के लिए अनेक कविताएं और अनेक पदों की रचना की। इसलिए इस जमाने को हम हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहते हैं। कवियों द्वारा ये क्वेश्चन, ये हिंदी लिटरेचर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन सामान्यतः आजकल आम होने लगा है, सब दूर पूछा जाता है। जहांगीर और शाहजहां के जमाने में कुछ बेहतरीन कवि हुए, जैसे केशवदास, जिसे हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत, बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने। चिंतामणि एक बेहतरीन कवि हुए, मतीराम एक बेहतरीन कवि हुए। बिहारी, आपकी इनकी बिहारी सतसई जो है वो गागर में सागर आपने सुना होगा, तो गागर में सागर भर देने का काम इन्होंने किया। बिहारी सतसई किताब लिखी। भूषण हम जानते ही हैं, खैर इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल के ऊपर ज्यादा किताबें लिखी। भूषण हजारा, दूषण हजारा, शिवराज भूषण। मध्य प्रदेश का साहित्य जब हम पढ़ेंगे वहां ये पढ़ लेंगे इनकी रचनाएं, लेकिन अभी मूल रूप से याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि भूषण किस शासक के जमाने के कवि थे। तो भूषण जो है आपको याद रखना है जहांगीर और शाहजहां के जमाने के कवि थे। केशवदास भी यहीं के थे, तुलसीदास भी यहीं के थे, याद रख लेना है, ये बहुत काम की बातें मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मुगल सिक्कों पर। अब भाई देखो, साहित्य में तो जो भी डिजाइन कर ली गई हो, जो भी चीजें बेहतरीन बना ली गई हो, वो सब कुछ आता है। तो कला और साहित्य का एक नमूना सिक्कों में मिलता है, और वो सिक्के हमसे एग्जाम में आजकल पूछे जाने लगे हैं, इसलिए मैं ये पॉइंट कवर करा रहा हूं। अकबर ने दिल्ली में, देखो सिक्के कहां बनते हैं, टकसाल में, तो एक शाही टकसाल बनवाई थी अकबर ने। कहां पे बनवाई थी? दिल्ली में बनवाई होगी, क्योंकि दिल्ली में ही रहता था वो। तो अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण कराया। अब्दुल समद नाम के व्यक्ति को उसका प्रधान नियुक्त किया था। ये बहुत काम की बात है, क्योंकि हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं वहां दरोगा शब्द का वर्णन मिलता है थानेदार के रूप में, लेकिन मुगल काल में दरोगा शब्द है टकसाल का प्रमुख अधिकारी। मुगल काल में टकसाल के प्रमुख अधिकारी को हम दरोगा कहते थे। क्या कहते थे? दरोगा। और अब्दुल समद जो है वो प्रधान टकसालकार हुआ, जिसने अनेक प्रकार के सिक्कों को जन्म दिया। बहुत बेहतरीन सी ये बात आप याद रखेंगे। अबुल फजल ने तो अपनी काव्य में ये तक भी लिखा है कि मुगल काल को सोने के सिक्कों का काल कहा जाना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक सिक्के इसी काल में बनाए गए। सोने के सिक्के बनाने के लिए 4 टकसालें बनाई गई थी, चांदी के सिक्के बनाने के लिए 14 टकसालें, और तांबे के सिक्के बनाने के लिए 42 टकसालें बनाई गई थी। देखो 4, 14 और 42, कितना अच्छा। सोने के लिए 4, चांदी के लिए 14, इस 4 में 1 लगा दिया, और तांबे के लिए अब 4 में 2 लगा दो, ये 4 में 2 लगा दिया, तो 42 जो टकसालें हैं। इतनी सारी टकसालें इस मुगल काल में बनाई गई, इसलिए अबुल फजल ने सिक्कों का काल भी कहा है इसको। ये बेहतरीन सी बात आप याद रखेंगे। और आगे हम चलते हैं, अब सिक्कों के नाम पर चलेंगे, उससे पहले थोड़ी 2-3 बातें जो क्वेश्चन के रूप में पूछी गई है, विरोधाभासी जो बातें होती है वो क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। मैं इन बातों को इस तरीके से ही प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, सिंगल बातें, इसलिए कोड वर्ड की जरूरत नहीं है। अकबर के सिक्कों पर राम और सीता की आकृति का वर्णन मिलता है। अब ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अभी राम मंदिर विवाद हुआ था तो उस जमाने में बाबरी मस्जिद गिरा देने या उसके सबूतों के चक्कर में इन विषयों पर बहुत चर्चाएं हुई है। इसलिए याद रख लेना कि राम सीता के सिक्के कहां पर किसके काल के हैं, तो अकबर के काल के हैं। सूर्य चंद्रमा की महिमा गाते हुए सिक्के किस काल के हैं, तो वो भी अकबर के काल के हैं। अकबर एक मुस्लिम राजा है जिसके जमाने में हिंदू देवी देवता राम और सीता के सिक्के मिले। अलग अलग बातें इसलिए काम की है। अकबर ने असीरगढ़ विजय जब की थी, असीरगढ़ का किला जो कि इसके अंतिम विजय थी, है ना, असीरगढ़ का किला इसने 1605 में जीता था। तो ये जो असीरगढ़ के किले को जीता उसकी स्मृति में अपने सिक्कों पर इसने बाज की आकृति बनवाई थी। और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा पूछा जा चुका है, राजस्थान पूछ चुका है, इसको बिहार पीसीएस पूछा है, 2-3 अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि बाज की आकृति युक्त सिक्के किसके काल के थे, तो अकबर के जमाने के अगर ऑप्शन हो तो होगा। और अकबर ने असीरगढ़ किले को जीत लेने के उपलक्ष्य में, असीरगढ़ किले को जीत लेने पर इसने बाज के सिक्के चलवाए थे। आगे बढ़ते हैं, अब हम सिक्कों के नाम पढ़ते हैं। पहला सिक्का मुहर हुआ करता, सबसे महंगा सिक्का मुहर। यह सोने का सिक्का था। मुहर क्या था? एक सोने का सिक्का था जिसे अकबर के शासनकाल में प्रारंभ किया गया। इसका मूल्य 9 रुपए था। तो मुहर लगाओगे क्या? तो बोले नहीं लगाएंगे, तो 9 रुपए इसका मूल्य हो जाता था। मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मुहर ही था। याद रखना, बेहतरीन सी बातें ये 2-2 नंबर में मेंस में पूछी जाएंगी। और जब पूछी जाएंगी तो ना तो आपका दिमाग चलेगा ना हम कुछ लिख पाएंगे। तो पहली लाइन यही लिखनी है, मुहर क्या था। मान लो 2 शब्द में, 2 लाइन में, 2 नंबर में मुहर आ जाए। अब आदमी को तो पता ही नहीं कि पूछना क्या चाहता है, सील लगाने की बात कर रहे हैं क्या मुहर लगाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मुहर मुगल कालीन एक सिक्का था, जो मुगल कालीन सोने का सिक्का था जिसका मूल्य 9 रुपए था। ऐसी ही 2 बातें आप अगर लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। शज्ब क्या था भाई? अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का। सबसे बड़ा मतलब वजन में सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, जो 101 तोले का होता था। अब अगर अभी आज हम 10 ग्राम सोना खरीदने चले जाए ना, 1 तोला सोना खरीदने चले जाए, तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है भाव सुनकर। 70,000 रुपए या 101 तोले, 1 तोला नहीं खरीदा जा रहा आदमी से, 101 तोले का सिक्का। सोच कर देखो कितना वजन होता होगा और कितना महंगा होता होगा। उस जमाने में भारत में कितना पैसा रहा होगा, कितनी संपदा रही होगी जो अंग्रेजों ने सब लूट ली हमसे। इमेजिन करके देखो कि 101 रुपए का 101 तोले का सिक्का चलता था। कितनी महंगाई, मतलब कितना पैसा होगा लोगों के पास। इलाही, आज की तारीख में अगर मैं अपना जीवन पूरा खर्च करूं तो मैं 101 ग्राम तोला जो है वो खरीद पाऊंगा, और मैं इससे अलावा कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसको कुछ वहां के लोग व्यापार करते थे इस सिक्के में। इलाही क्या था? अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का, और इसका मूल्य 10 रुपए हुआ करता था। तो इलायची कर लो, इलायची 10 रुपए की खरीदनी है। तो 3 बातें पढ़ाई हमने। मुहर पढ़ाया, मुहर लगानी है तो 9 कर दो, 9 रुपए हो जाएंगे। इलायची खा लो 10 रुपए की। और वैसे भी वो जो हम खाते हैं ना छोटी इलायची वाला, जो विमल का एग्जाम्पल, तो विमल का पाउच आता है, वो 10 रुपए वाली इलायची का पाउच भी आता है, मैं नहीं खाता। अगला रुपया। अब ये चांदी का सिक्का है, शुद्ध चांदी का सिक्का, जो शेरशाह द्वारा चलाया गया था और फिर बाद में इसको संशोधित कर दिया गया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज जो रुपया चलता है उसकी शुरुआत शेरशाह के जमाने में हुई, और शेरशाह हुमायूं के बाद कुछ समय के लिए इसी काल में बना था। इसका वजन 175 ग्राम होता था। जलाली क्या होता था? अब देखो, याद रख करो, अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, है ना। तो जलाली उसी के नाम पर चला। चांदी का वर्गाकार या चौकोर सिक्का इसे अकबर ने चलाया था, तो उसका खुद का ही नाम जलालुद्दीन था, तो जलालुद्दीन ने जलाली चला दिया था। दाम, अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का। क्या है भैया? तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का दाम है रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था, मतलब 2.5 दाम मिलाकर 1 रुपया बनता था। याद रख लेना, ये 2.5 दाम मिले तो 1 रुपया बना, और 1 रुपया से फिर आगे कहानी चलेगी। 9 रुपये बल मिल करके एक ग्रेन बनेंगे, मतलब वो हमने अभी जो सिक्के की बात की, मुहर बनेंगे। आगे हम बढ़ते हैं इसी में। जीतल भी एक सोने का सिक्का था, सॉरी तांबे का सिक्का था। जीतल बहुत महत्वपूर्ण सिक्का रहा। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल कहलाता था। यह दाम के 25वें भाग के बराबर होता था। इसे फुलूस पैसा क्या कहते थे? फुलूस, जिसको हिंदी भाषा में पैसा और उर्दू भाषा में या अरबी भाषा, फारसी भाषा में इसे फुलूस कहते थे। वहां पैसा शब्द नहीं चलता है, वह फुलूस शब्द चलता था। निसार क्या था? जहांगीर द्वारा तांबे का सिक्का चलाया गया था, जो रुपए के 1/4 के बराबर होता था। निसार कहलाता था। क्या कहलाता था? निसार। ये हर सिक्का 2-2 नंबर में आ सकता है भाई एग्जाम में। आना, दाम एवं रुपए के बीच आना नामक सिक्का प्रचलन में करवाया गया, ताकि चीजों का व्यापार विनिमय आसानी से किया जा सके। हमने खूब सारे सिक्के पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये साहित्य के अंदर ही शामिल होगा। कला एवं स्थापत्य की बात कर रहे हैं।
मुगल काल अपने भवनों और स्मारकों के लिए विख्यात है। इस काल में भवनों में हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य शैली का सम्मिश्रण मिलता है। मुगल स्थापत्य शैली उसका नाम है। मुगल स्थापत्य शैली अकबर के समय शुरू होती है और दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बनाया गया वो मुगल स्थापत्य कला का पहला नमूना या उत्कृष्ट नमूना था और इसका चरमोत्कर्ष होता है आगरा के ताजमहल पर जाकर। याद रखना, एतमा-उद-दौला का मकबरा सबसे ज्यादा जो महंगा या बनाने की दृष्टि से महंगा नहीं, उसमें जो हीरे लगाए गए उसकी दृष्टि से सबसे महंगा जो है नमूना भवन माना गया। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर की रुचि स्थापत्य कला में की जगह चित्रकला में थी। याद रख लेना, ये जहां जो है जहां क्या चढ़ाता था, चित्र बनाता था। जहां दिखता था वहां चित्र बना देता था, तो जहां से चित्र याद रख लेना। जहां चित्र बनाता था शाहजहां स्थापत्य बनाता था। ये बाग लगवाने का भी इसको शौक था और ये याद रखना, कश्मीर का शालीमार बाग जो है वो इसी ने बनवाया था। किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था कश्मीर का शालीमार बाग। मुगल चित्रकला शैली में भारतीय और फारसी शैलियों का मिश्रण था। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है। यूपी पीसीएस नहीं बोल रहा हूं, यूपीएससी बोल रहा हूं। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण जो है कृति वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है वो हज्मनामा है। इस हज्मनामा में 1200 अलग अलग चित्र बनाए गए हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक पांडुलिपि है जिसमें लगभग 1200 चित्र है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने कह दी है। हज्मनामा क्या है? अब आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमजानामा जो है इसके लेखक कौन है और इसे किसने लिखा है, किसने इसमें चित्र बनाए हैं। बहुत सारे लोगों के चित्र वैसे उसमें है। इसमें 1200 चित्र हैं, एक प्रकार की पांडुलिपि है, हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है। उस्ताद मंसूर नाम पहला याद रख लेना। उस्ताद मंसूर, मुराद, बीशन दास, ये सब आ चुके हैं एग्जाम में, है ना। और अबुल हसन, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अबुल हसन थे चित्रकार, साहित्यकार, कवि, लेखक, ऐसे 4 ऑप्शन हो जाएंगे। कुछ भी तो पूछा जा सकता है। तो अबुल हसन हमारे याद रखना, बीसन दास याद रखना, मुराद याद रखना और मंसूर याद रखना। ये चारों के चारों जहांगीर के समय के दरबार या जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। मैं औरंगजेब के दरबार के चित्रकार नहीं बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूज कर लेंगे फिर दोनों एक साथ पढ़ लिए। तो आप केवल याद रख लो जहांगीर के, वो औरंगजेब वाले छोड़ दो क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। अब शाहजहां की बात करते हैं। जहांगीर की तो बात कर चुके हैं कि काल में मुगल स्थापत्य शैली अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अकबर ने भवनों का निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया था, तो वहीं पे शाहजहां ने अपने भवनों में सफेद संगमरमर का प्रयोग कर लिया। भैया ये 2 अलग अलग बातें हैं। अकबर ने जितने भी चीजें बनाई वो लाल कलर की हैं और जब शाहजहां का जमाना आया तो फिर सब चीजें सफेद बनना शुरू हो गई, सफेद संगमरमर का प्रयोग शुरू हो गया। और आगे बढ़ते हैं। मुगल दरबार में को कागजी सरकार भी कहा जाता है। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपीएससी ने पूछा कागजी सरकार किसे कहते हैं। तो मुगल शासन को कागजी सरकार कहा जाता है। मुगल सरकार को कागजी सरकार कहा गया क्योंकि यहाँ सभी घोषणाएं, सभी आदेश, सभी नियम लिखित रूप में रखने का कार्यक्रम शुरू हुआ, इसलिए ये पहली कागजी सरकार बनी। इन नियमों का संकलन एक किताब में किया गया जिसका, या एक बड़े संविधान बनाया गया जिसका नाम दस्तूर अमल रखा गया। अब मैं गारंटी देता हूं कि जो 10 साल से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है बच्चा, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसे ये छोटी सी बात याद नहीं है कि मुगलों के संविधान को क्या कहते थे। तो मुगल जो संविधान था उसका नाम क्या था। वैसे तो औरंगजेब जो है वो फतवाए आलमगीरी से चल रहा था, लेकिन इस सबके जमाने में जितने भी नियम, जितने भी कानून बनाए गए उनको सबको एक किताब में लिखा गया और उस किताब का नाम दस्तूर अमल है। क्या नाम है? दस्तूर अमल का हिंदी में अर्थ होता है नियम संहिता या नियमा संहिता। इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, याद रख लेना भैया। ऐसी तो बात सामान्यतः एग्जाम पूछ रही है, हम नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एग्जामिनर नहीं पूछ सकता है। एग्जामिनर तो टीचर है ना हमारे जैसा, उसको तो याद है, उनको ये सब चीजें आती हैं। और आगे बढ़ू, अब लाल किले के बारे में 2-4 बातें कर लो। बहुत अच्छा है क्योंकि लाल किले की बात हो रही है। 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद जो 7वां नगर था वो बनाया। नए नगर की स्थापना की और उसे अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया। याद रख लेना,
और उसी में एक बहुत बड़ा महल बनाया जिसे लाल किला कहते हैं। आज जहां भारत के प्रधानमंत्री खड़े होकर के 15 अगस्त पर झंडा फहराते हैं, भाषण देते हैं, वही लाल किले की बात हो रही है भैया, वही लाल किले की प्राचीर से बात हो रही है। इसका निर्माण कार्य हामिद और अहमद, ये दो लोग नाम याद रख लेना, अहमद एंड हामिद, इन दोनों ने ये इसका निर्माण किया या ये इसके शिल्पकार थे। आगरा के ताजमहल का तो सब याद रखते हैं कि मंसूर खां और हामिद लाहौरी थे, इसका तो याद रखो हामिद और अहमद। इस किले की प्राचीर जो थी वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी, इसलिए इस किले का नाम लाल किला रखा गया, ये भी महत्वपूर्ण है। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में लाल किले का नाम किला ए मुबारक रखा गया या भाग्यवान दुर्ग, हिंदी में उसका अर्थ होता है, ये नहीं पूछेगा भाग्यवान दुर्ग। किलाए मुबारक किसे कहते थे, तो लाल किले का असली नाम जो है वो किलाए मुबारक रखा गया था। इसका मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी द्वार कहलाता है, जिसके आगे बहुत खुली जगह है, जिसे चांदनी चौक कहते हैं। वैसे चांदनी चौक दिल्ली में है, लेकिन ये हम इस किले की बात कर रहे हैं। मुख्य भवन दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल, जिसे इम्तियाज महल भी कहा जाता है, ये सब इसी के अंदर है। रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास, इम्तियाज महल, सब कुछ इसी में है। 2007 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण बात है, याद रख लेना। पहला हमने लाल किला की, पहले ताजमहल की डिटेल बता दी एक बार में मैंने, आज के वीडियो में लाल किले की डिटेल बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा, जो कि पहली बड़ी, जो बड़ी सबसे बड़ी बनाई गई जो भवन था मुगल काल का, वो यही था। तो हुमायूं का मकबरा मुगल काल तथा अकबर के शासनकाल में निर्मित प्रथम इमारत है। क्या है ये? प्रथम इमारत। याद रख लेना, मुगल काल की पहली इमारत कौन सी है? हुमायूं का मकबरा, क्योंकि इसके पापा बाबर को तो वैसे ही दफना दिया गया था ना, हुमायूं से ही कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम, जो कि अकबर की मम्मी है, उन्होंने किया है, याद रख लेना। मकबरे का नक्काशी फारसी शिल्पकारों, क्या नाम है उनका? मालिक मिर्जा ग्यास द्वारा तैयार किया गया। इसकी विशेषताएं क्या है? ये दोहरे गुम्बद वाला मुगल कालीन प्रथम उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल काल की पहली इमारत कौन सी है? हुमायूं का मकबरा। फिर मुगल काल में दोहरी गुम्बद द्वारा बनाया गया पहली इमारत कौन सा है? या फारसी शैली में बनाया गया पहला जो भवन निर्माण है वो कौन सा है? वो हुमायूं का मकबरा है। चार बाग पद्धति पर बनाया गया। चार बाग क्या होते थे? ऐसे काट देते थे, एक यहाँ बगीचा, एक यहाँ बगीचा, एक यहाँ बगीचा, एक यहाँ बगीचा। इसकी गुंबद पूरी तरफ सफेद संगमरमर के बने हुए हैं और बाकी लाल और दोनों काले पत्थरों से मिलकर बनाई है। हुमायूं का मकबरा एकमात्र मकबरा है जिसमें मुगल वंश के 9 अलग अलग राजा रानी को दफना दिया गया, उनकी कब्र बनाई गई। अब यहाँ से एक ही पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेता है। देखो, बेगा बेगम, हामिदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, दारा शिकोह को कहां दफनाया गया था? जहांदार शाह, फर्रुख शियर, रफीउद्दरजात और रफीउद्दौला, आलमगीर द्वितीय, इन सबको इसी किले में दफनाया गया। मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दारा शिकोह की कब्र कहां है, तो दारा शिकोह की कब्र कहां है? लाल किले में। लाल किला मत लगा के आना, ये हुमायूं के मकबरे के अंदर इसको दफनाया गया, याद रख लेना, बहुत काम की चीज है। और आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी, ये एक नगर है जिसे अकबर ने बसाया था। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अंतर्गत आने वाला फतेहपुर सीकरी 1527 में खानवा की लड़ाई जो बाबर ने लड़ी थी, उसमें प्रथम बार यहाँ बाबर आया और उसने इस लड़ाई को जीता और इस स्थल को सीकरी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सीकरी। याद रखना, इसका नाम फतेहपुर तो अकबर ने रखा, सीकरी नाम बाबर ने रखा, याद रख लेना। अकबर ने 1571 में इसे अपनी राजधानी बनाकर फतेह का शहर या जीत का शहर अर्थात फतेहपुर सीकरी नाम दे दिया। यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल कर लिया। यह इतना में प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न अब यहां से आएगा। सीकरी क्या है? ये सीकरी मुगलों द्वारा प्रथम नियोजित शहर। अब जैसे कि अभी स्मार्ट सिटी योजना आई और उस पर खूब सारे प्रश्न बने, तो भारत का पहला नियोजित शहर चंडीगढ़ हमने बता दिया।
फिर भारत का पहला जो या मुगलों का पहला नियोजित, मुगलों द्वारा नियोजित रूप से पहला नगर कौन सा बनाया गया, तो वो सीकरी था, फतेहपुर सीकरी। और इसका निर्माण का ढांचा जो है, एक व्यक्ति थे बहाउद्दीन, नाम क्या है, बहाउद्दीन, ये एक शहर का डिजाइन तैयार कर रहा है, बहाउद्दीन द्वारा तैयार किया गया था। तो मुगलों की पहली स्मार्ट सिटी फतेहपुर सीकरी थी, ये याद रख लेना, कंठस्थ कर लेना इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा फैक्ट और याद रख लो, पंचमहल, फतेहपुर सीकरी की इमारत में एक 5 मंजिला इमारत बनाई गई थी जो मेला लगाने के लिए बनाई, जो किले विशेष महिलाओं और दासियों के लिए बनाया गया था, जहां पे महिला और दासियां जो है वो बाजार लगाती थी और वहां पर जाकर के अकबर और जो भी है ये बुर्का पहन करके अपनी पसंद की औरत को पसंद कर अपने जो भी इनका रहने का स्थान होता था वहां पर लेकर आते थे। मीना बाजार लगाया जाती थी और यहीं से मीना बाजार लगाने की शुरुआत हुई। वैसे इसकी जो शुरुआत या इसका निर्माण जो है वो राजशाही परिवार के लोगों की महिलाओं के द्वारा क्रय विक्रय करने के लिए बनाया गया था। फैक्ट समझना, बनाया क्यों था? इस्लाम धर्म में महिलाएं खरीदारी करने के लिए बाजार में तो जाएंगी नहीं, रानियां राजाओं की बेटियां, तो उनको सामान खरीदना है तो कहां से खरीदे, तो उनके लिए एक बाजार बनवा दिया, जिस बाजार का नाम रखा पंचमहल। क्या नाम रखा? पंचमहल। तो शुरुआत में तो केवल महिलाएं खरीदती थी, लेकिन यहाँ बेचने आने वाले जो दुकानदार थे वो केवल महिलाएं हो सकती थी, पुरुषों को उसमें जाने की इजाजत नहीं थी। अब जो अकबर, शाहजहां, ऐसे जो लोग रहे, उन्होंने इसका मिस यूज किया, वो उसमें बुर्का पहनकर जाते थे और सुंदर औरतों को पसंद करके अपने घर में रखा करते थे। ऐसे अकबर के जमाने में 5000 महिलाएं जो हैं वो उसके हरम में रहा करती थी। कितनी महिलाएं? हरम में। कहां से आई वो 5000 महिलाएं? इसी में से कहीं ना कहीं से लाया जाता था उनको जबरदस्ती उठा करके, और यहीं से पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। हमने इस लेक्चर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स को कवर किया। खैर, मैंने इस लेक्चर में कोडिंग के माध्यम से आपको कुछ याद नहीं कराया, लेकिन मैं जानता हूं वन लाइनर फैक्ट्स को कोडिंग के माध्यम से याद नहीं किया जाता है। जो टेबल कंटेंट होता है उसी को कोडिंग से याद करना है। आप सभी को समझ आया हो तो कमेंट करके बताया करो भाई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का दिन बहुत अच्छा रहे, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दें। मेरा विशेष रूप से आग्रह सभी से है कि भाई अब सीरियस हो जाओ। अब अगर सीरियस नहीं हुए तो 25 वाला प्री आपका नहीं निकलेगा। धन्यवाद।